तो क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन का मतलब बताए हुए हैं। और प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है? किसी भी वस्तु से प्रकाश का टकरा करके लौटना, इन प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन बताए थे कि बढ़िया से कहां पर होता है? दर्पण में। कहां पर? दर्पण का मतलब आईना। और आईना जो दर्पण बताए थे वो दो प्रकार का बताए थे। कौन सा? दर्पण यानी कि मिरर दो प्रकार का बताए थे। एक था हमारा कौन सा? अवतल दर्पण। और दूसरा था हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा? इंग्लिश में बोलेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है। उत्तल दर्पण में बताए थे हम कि ये जो दर्पण होता है इसको चित्र में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण चित्र में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण में बताए थे कि इसको चित्र में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये कौन सा दर्पण है? और समतल दर्पण तो ऐसा होता है, हम पहले ही बता चुके हैं। नहीं, समतल दर्पण ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, और ये हो गया समतल दर्पण। तीनों दर्पण का बात। रियल में कैसा दिखता है दर्पण? रियल में यदि हमको दर्पण देखना है तो ये भी बताए थे। ये जो है हमारा है चमचा। क्या है ये? क्या है ये? चमचा। तो ये चम्मच है। ओए, शांत होके पढ़ ले, काहे झगड़ा कर रही हो? पढ़ने के लिए पढ़ो ना, फिर मतलब क्या है? तो ये है चम्मच। चम्मच का जो ये वाला सरफेस है ये है अवतल दर्पण। ठीक है। और इधर वाला जो सरफेस है ये है उत्तल दर्पण। ये भी बताए थे। नहीं, अवतल मतलब धसा हुआ, उत्तल मतलब उठा हुआ। अगर आईना भी होगा तो इसी प्रकार का होगा कि एक तरफ अगर आईना थोड़ा धसा हुआ है तो अवतल आईना है, आईना थोड़ा उठा हुआ है तो उत्तल आईना। उठा, अच्छा, अगर मान लो एक तरफ अगर उठा होगा तो दूसरी तरफ धसा होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। समझो बात को, समझो। अच्छा, हमने क्या किया कि चलो ये आईना ऐसे बना दी। कैसे बना दिए? ऐसे बना दी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको पूरा पैक कर दे रहे हैं। ये कौन सा दर्पण हो गया? अरे अवतल दर्पण हुआ ना, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन इससे होगा। समझो, इस पर हम क्या कर रहे हैं? एक शीशा लगा दे रहे हैं। अब तुमको ये जो दर्पण दिखेगा ना, ये दिखेगा तुमको समतल दर्पण की तरह। कैसा दिखेगा? समतल दर्पण की तरह। लेकिन है ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। बात समझो। तो हमारे आसपास में यदि अवतल दर्पण कोई रख भी दे ला करके तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। अगर इस प्रकार से बनाया गया बहुत बढ़िया तरह से पहचान भी नहीं सकते। नॉर्मली अगर सीधा सीधी रखा हुआ है तो पहचान सकते हैं। एक दर्पण उठा होता है, दूसरा दर्पण धसा होता है। ठीक है। एक उठा होगा, धसा होगा। जो उठा होगा उत्तल, धसा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? चलो, अब चलो हमको क्या करना है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर पूछता है एग्जाम में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, ये एग्जाम में कई बार पूछता है। देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ध्यान से देखना। देखो, पहले नंबर में इसका परावर्तक सतह उठा होता है। कैसा होता है? धसा होता है। अवतल है ना, तो धसा होता है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है। ये अवतल देखो, जिससे प्रकाश, जिस सतह से प्रकाश टकराएगा ना, प्रकाश इधर से आकर के आएगा इसमें, और ये कैसा है? धसा हुआ है, अंदर की ओर है। जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उठा होता है। इसका परावर्तक सतह उठा होता है। क्या होता है? समझो। देखो, अगर मान लो हम पढ़ा रहे हैं और थोड़ा मेहनत करो साथ साथ में तो पढ़ाई आसान हो जाता है। अगर पढ़ा रहे हैं इसको जाकर के छोड़ दो 10 दिन, उसके बाद तुम दोबारा याद करो, याद ही नहीं हो। तो अभी देखो बिल्कुल आसान होता है। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा होता है। देखो, धसा हुआ है।
उत्तल दर्पण इसका परावर्तक सतह उठा होता है, देखो उठा हुआ है, प्रकाश इधर से टकराएगा। समझ में आ गया। चलो दूसरा, इसमें वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, और इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में बताए थे। तो यहां पर क्या हुआ कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में केवल और केवल कैसा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहां से, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है, उल्टा या सीधा हो सकता है, और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? होता है। ठीक है, एक और आ सकता है इसमें। देखो इसमें जो है ना, प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बन सकता है। कैसा बन सकता है? छोटा या बड़ा। लिख ही देते हैं चलो। इसमें छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, छोटा या बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से समझना इस बात को। क्या बताए? दो तीन बात बताए। पहले, अवतल दर्पण का जो सतह है वो धसा हुआ होगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होगा। इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। किसमें? अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। तीसरा है कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है। जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाएगा उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब कि आईना में ऐसे रखेंगे ये प्रतिबिंब ऐसा होगा, आईना में ऐसे रखेंगे ये प्रतिबिंब ऐसा होगा, तो ये सीधा और ये उल्टा। ठीक है। एक प्रतिबिंब ऐसा होता है, ऐसा है, ऐसा उलट गया, ये समतल दर्पण में होता है, पार्श्विक रूप से उल्टा। ऐसा है, ये ऐसा हो गया। ठीक है। लेकिन एक प्रतिबिंब उल्टा ये हुआ और इसे उलट गया, तो ये होता है अवतल दर्पण में होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या सीधा हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब? यहाँ पर इसमें छोटा या बड़ा हो सकता है, और इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये हो गया। उत्तल और अवतल दर्पण में अंतर हो गया। आगे बढ़ते देखो, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा। ठीक है। पहला, वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का मतलब क्या है? ये जो गोलीय दर्पण बनता है ना, इसके अंदर कुछ परिभाषा होता है। सबसे पहले हम समझा दे रहे, फिर परिभाषा बता रहे। देखो गोलीय दर्पण जो बनता है ना, बेसिकली ये किससे बनता है? ये गोला होगा नहीं, या यहां बता देते, चलो एक गोला होगा, इस प्रकार से एक गोला रहा होगा नहीं, इस गोला को हमने काटा, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इस गोला इस प्रकार से। अच्छा, इस गोला का कोई बीच का केंद्र रहा होगा
बिल्कुल बीच का केंद्र, ठीक है। तो ये वाला केंद्र होगा। तो अब इस गोला से जो दर्पण बनेगा ये हमारा इस प्रकार से बनेगा और दूसरा हमारा इस प्रकार से बनेगा। अब ये वाला केंद्र लगभग यहां पर आएगा और इसका केंद्र लगभग यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मान लो कि अवतल दर्पण है, कौन सा है, और इसको इधर से रंग दी, ये कौन सा दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। तो ये जो केंद्र है इस गोले का जो ये दर्पण बना है, इस केंद्र को बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। इस गोले से बना है, इसका केंद्र, केंद्र का मतलब बिल्कुल बीच वाला भाग, इसका बीच वाला भाग ये है और इस केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे, चल वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या परिभाषा लिखेंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले का बना होता है, गोले का बना होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, किससे, सी से सूचित करते हैं, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए हो गया सी सी। चल, दर्पण का ध्रुव, ध्रुव क्या होता है, इसका कहीं ना कहीं बिल्कुल बीच वाला बिंदु होगा। सपोज यहाँ पर बीच, बीच का मतलब जितना इधर है उतना ही इधर है, इसका भी कोई बीच वाला बिंदु होगा, जितना इधर उतना इधर। तो इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब दर्पण का जो ठीक बीच वाला बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो कहने का मतलब है दर्पणमा का ध्रुव, कोई ध्रुव, ध्रुव भी बोलो, ध्रुव इंग्लिश में बोलते हैं पोल। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। चलो ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। आगे चलो, वक्रता त्रिज्या। क्या, ध्यान से देखिए, सेंटर ऑफ, ये ना क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस, RADI, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, देखो, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और यहां से देखना, हम बना रहे पहले नीचे बना दे रहे, ठीक है। ये दर्पण है, देखो समझना दिया जरा ध्यान से, ये दर्पण है। दर्पण एक गोले का बना, गोले का भाग होता है। क्या होता है, एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब मान लो ये अवतल दर्पण हम बना रहे हैं, ये वक्रता केंद्र यानी कि सी है, और ये दर्पण का ध्रुव यानी कि पी है, ये सी है। पी सी को मिला दिए, तो पी से लेकर सी तक का जो दूरी होगा ना, ये दूरी, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या को हम लोग, ध्रुव से को भूल गए, ध्रुव को पी से सूचित करते, किससे,
P से सूचित करते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, किससे? R से सूचित करते हैं, ठीक है। बाकी उतारो। दर्पण का मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष ये क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या लिखेंगे? क्या लिख, स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखो, दर्पण का मुख्य ध्रुव प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? देखो यहां से ये हमारा दर्पण है, कौन सा दर्पण है? बोलिए, दर्पण या अवतल दर्पण है। इधर से रंग दिए, ये बन गया उत्तल दर्पण। और ये जो है बीच वाला पॉइंट क्या है? ध्रुव है। क्या है? याद रखो जैसे इसे बोल रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर इन सब बातों की बहुत ज्यादा जरूरत होने वाला है, इसलिए ये क्या है? ध्रुव है। और ये क्या है? दर्पण का केंद्र है। एक ऐसी रेखा है जो ध्रुव और दर्पण के केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। किससे होकर? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, उस रेखा को हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। तो देखो क्या लिखेंगे? वैसी रेखा, वैसी सरल रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? तो ये जो एक्स एक्स डैश है ये क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान से देखना, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ये पूरे रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पर ही ध्रुव भी होता है और वक्रता केंद्र भी होता है और फोकस भी होता है। फोकस अभी बताएंगे, फोकस भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया दर्पण, अवतल दर्पण, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र, ये एक्स एक्स डैश मुख्य अक्ष, और यहां से लेके यहां तक की दूरी इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। बोले यार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फोकस क्या होता है? क्या देखना है? फोकस क्या होता है? ध्यान से देखो यहां पर, ध्यान से, ये एक अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। फटाफट बताना। ये क्या खींच दिए? ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? ध्रुव है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। क्या है? वक्रता केंद्र। देखो, और ये जो है प्रकाश की किरण है, ये एक प्रकाश की किरण ऐसे इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। मतलब एक टॉर्च जला है, प्रकाश इससे टकराया और दर्पण को यहां पर एक बिंदु पर काट दिया। समझ? ये प्रकाश की किरण समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो है ना, इस व्हाइट बोर्ड का ये एज और ये एज क्या है? समांतर है। समांतर का मतलब समझे, जैसे ये बुक है ना, इस बुक का ये दोनों जो एज है, किनारा है, ये क्या है? समांतर है, ठीक है। समांतर का मतलब, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मान लो कि AO कोई प्रकाश की किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष को, दर्पण के मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। मान लो ये बिंदु F है। क्या है? F है। तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। ये कौन सा दर्पण में हो रहा है ये बात? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से देखना। ये क्या है? मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया। अब प्रकाश की किरण यहां से आएगा बिल्कुल समांतर,
आ गया। अब ये ऐसा नहीं है कि देखो ऐसा नहीं कटेगा, ये प्रकाश की किरण फैल जाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, फैल जाता है। तो ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगा, ये ऊपर चला गया। अब इसको अगर पीछे की ओर मिलाएंगे, ये देखो ये क्या है, सी है, क्या है, सी। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कुछ यहां पर कटेगा, ये एफ। तो ये क्या है, एफ। और इसको क्या बोलेंगे, फोकस। तो देखो परिभाषा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आ रहा है जो दर्पण से परावर्तन के बाद या तो दर्पण को मुख्य अक्ष पर काट रहा है या लग रहा है कि काट रहा है, मतलब काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। उसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या लिखेंगे, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण को मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस दर्पण का फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाएगा, फोकस। फोकस को कैपिटल एफ से सूचित करते हैं, किससे, फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। ये क्या है, फोकस। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे है फोकस दूरी क्या होता है, क्या देखना है, फोकस दूरी, FOCAL, फोकल, LENG। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। ये जो है ना, हम एक दर्पण बनाए, ये एक दर्पण है, ठीक है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ऊपर से रंग रहे अवतल दर्पण। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया। नहीं, यहां से प्रकाश की किरण आया समांतर और यहां पर काट दिया, तो ये हो गया एफ। क्या हो गया, एफ। ठीक है, चलो इतनी बात। दूसरा दर्पण बना लेते हैं यहाँ पर। ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। यहां से प्रकाश की किरण एक गया और ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। ये दर्पण का हो गया तुम्हारा वक्रता केंद्र। क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये प्रकाश की किरण लगभग यहाँ जाएगा, ये यहां से काटेगा, ये क्या हो गया, एफ। और ये क्या हो गया, ध्रुव। क्या हो गया, ध्यान से देखना, दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, इतना दूरी, ये वाला दूरी, ठीक है, जितना भी होगा उसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दर्पण से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यहां भी देखो, दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, इसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। मतलब यहाँ P से लेकर के F तक के बीच की दूरी, P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो ये लिख, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। अच्छा, फोकस दूरी को जो है ना, देखो फोकस को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित कर रहे हैं, कैपिटल एफ से, बड़ा एफ से। फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित करते हैं।
फोकस दूरी को बोलते हैं छोटा एफ। कौन सा एफ? तो ये हो गया फोकस दूरी को छोटा एफ से हम लोग सूचित करते हैं। इसको नोट करो। तो अवतल दर्पण में एफ बराबर आर बट्टे 2 का सत्यापन। इसका मतलब समझो कि एफ बराबर आर बाय 2 का कहने का क्या मतलब है, समझो। पहले देखो, ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण है ना। चलो, ये अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है कि अभी अभी बताएं, ये एक्स एक्स मुख्य अक्ष है। सपोज दर्पण का भी नाम रख रहे हैं, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, एक्स एक्स डैश जो है इसका मुख्य अक्ष है, पी ध्रुव है, सी वक्रता केंद्र है, सी इसका क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं एक एफ जो है ये फोकस रहा होगा। क्या है ये? तो यहां से लेकर के और ध्रुव तक का जो दूरी होता है, ठीक है, वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? और सूचित करते हैं आर से। किससे? कैपिटल आर से। एफ से लेकर के, यानी कि यहां से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, यानी यहां से लेकर के और यहां तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, और एफ से सूचित करते हैं। समझो बात। एफ बराबर आर बट्टे 2 का मतलब क्या है, समझना जरा। यदि एफ बराबर 5 है, कितना? 5 है, तो यहां पर आर बट्टे 2 कहने का मतलब क्या होता है? या एफ बराबर आर बाय 2 कर लो या आर बराबर 2 एफ कर लो। इसका मतलब समझो ये होगा कि एफ बराबर 5 है तो एफ बराबर 5 है तो आर बराबर 10 होगा। कितना होगा? सब ना देखो, ये 5 बराबर ये आर बट्टे 2 यानी 10 बट्टे 2, 2 पंचे 10, तब ना बराबर होगा। तो एफ बराबर आर बाय 2 या आर बराबर 2 एफ का मतलब कि यदि मान लो एफ 5 है तो आर कितना होगा? 10 होगा। एफ 5 है तो आर कितना होगा? 10 होगा। और आर 10 है तो एफ बराबर 5 होगा। आर बराबर 20 है तो एफ बराबर 10 होगा। आज समझो यहां से ये। ठीक है, इसका दूसरा मतलब यह है जितना दूरी यहां से यहां होगा उतना ही दूरी यहां से यहां भी होगा। अगर ये 5 है तो ये भी क्या होगा? 5। ये 10 है तो ये भी क्या होगा? 10। और यहां से यहां तक की दूरी अगर ये 10 है तो यहां से यहां टोटल कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, ये हमको साबित करना है। किसमें? अवतल दर्पण में। कैसे साबित करेंगे समझो जरा। पहले क्या कर लेंगे, एक लेंगे प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण लेंगे यहां से जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, और ये कहां से गुजरेगा? फोकस से। कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो गुजार दिए। चलो, ये प्रकाश की किरण गुजरा है। मान लो कि ये ए ओ प्रकाश की किरण था, फोकस से होकर के ये गुजर गया। अब यहां से लंब खींच देंगे। क्या खींचेंगे? लंब खींचेंगे। अब लंब खींचेंगे तो ये क्या होगा? ये कोण आई हो जाएगा, ये कोण आर हो जाएगा। ध्यान देखना, ये समतल दर्पण था, ठीक है, और यहाँ ये आपतित किरण है, ये परावर्तित, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और ये लंब था। तो ये कोण आई था और ये कोण आर था। तो ये आई बराबर जो था क्या था? तो अगर ये 30 तो ये भी कितना, और ये 50 तो ये भी कितना? 50। ये सेम बात है, ये आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये आई आर, आई बराबर क्या हो जाएगा? आर। दूसरी बात समझो कि अगर ये दो समांतर रेखा है और ऐसा 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 है, कैसा है? ऐसा है ना। तो ये कोण जो है, ये तिर्यक रेखा, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। देखना जरा, ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ये अगर 10 डिग्री तो ये भी 10 डिग्री, ये 50 तो ये भी 50। समझो बात, समझो बात। पहले तो इतनी बात समझ में आ गया, तो इतना बात को हम लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे। तो सबसे पहले माना कि एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण? दर्पण है। एक्स एक्स डैश क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। सी वक्रता केंद्र,
एफ फोकस है, क्या है? एफ फोकस है, ठीक है। पी एफ फोकस सी बता गया, एफ फोकस और पी भी लिख दो, पी ध्रुव है, क्या है? ध्रुव है। अगली बात, ए ओ आपतित किरण है, क्या है? किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यहां से पी एफ बराबर है ये एफ, क्या है? एफ। पीसी बराबर है आर, क्या है ये? आर। पीसी बराबर क्या हो जाएगा? आर। पी एफ बराबर एफ हो गया, पीसी बराबर आर हो गया। समझ में आ गया? इतनी बात तो समझा दिए ना, बात समझ में। अब आगे बढ़ते, देखो चित्र से, ध्यान से देखना, चित्र से देखेंगे कि कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण FOC। क्या हो जाएगा? क्यों बराबर होगा? परावर्तन के नियम से। किससे? क्यों बराबर? क्योंकि ये आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है? हमेशा बराबर होता है, इसलिए ये कोण बराबर, ये बताए AOC और FOC ये दोनों क्या होगा? बराबर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चूंकि देखना जरा ध्यान से, चूंकि ये AO समांतर है किसके? XX डैश। AO समांतर है किसके? XX डैश। अभी बताए ये दोनों समांतर है और OC तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। तभी बताए अगर ऐसा 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 आता है तो ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। किसके? इस कोण के बराबर। मतलब AOC जो है वो FCO के बराबर होगा। कोण AOC बराबर FCO के बराबर होगा। कोण FCO के बराबर होगा। ये है एकांतर कोण। कौन सा कोण? इस कोण को ही एकांतर कोण कहते हैं। इस कोण को क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। ध्यान से देखना, होता यह है कि अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों एक पक्ष में से एक पक्ष बराबर हो, जैसे AOC यहाँ पर भी है, AOC यहाँ पर भी है, तो ये दोनों बराबर हो जाता है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा कोण FOC और बराबर में कोण FCO। ये समीकरण 3 हो गया। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर FOC FCO ऐसा है, ये O है, C है, ये F है, यही ना है। ये देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, और ये पूरा पूरा क्या है? एक त्रिभुज है ना। इस त्रिभुज में दो कोण बराबर है। कितना कोण बराबर है? दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर होगा। आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा, ये भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अब दो कोण बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें? FOC में। FOC में दो कोण बराबर है। कितने कोण बराबर है? दो कोण बराबर है, अतः त्रिभुज FOC समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर दो कोण, क्योंकि कोण C बराबर कोण O बराबर है, कोण C बराबर ये कोण बराबर ये कोण है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो ध्यान से, अभी ये त्रिभुज ऐसा था, यही वाला त्रिभुज था। ये C है, वो है, और ये F है। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है ना, तो आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये भुजा, कौन सा भुजा? OF और CF क्या होगा? बराबर होगा। OF और CF होगा, इसलिए हो जाएगा OF बराबर CF। क्या हो जाएगा? OF बराबर हो जाएगा CF।
यानी कि ये ओ एफ बराबर किसके हो गया, सी एफ के। जो समीकरण मान लो ये 4 हो गया। अब समझो जरा, इसका जरूरत नहीं है ना, इसका जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो, 3 मत मानो, इसका 3 मान लो। तो ओ एफ बराबर सी एफ आ गया। कौन सा, ओ एफ बराबर सी एफ। अगर ये धीरे 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 करके ओ जो है ना और पी के नजदीक रख ले, इसको और नजदीक रख ले, क्या, यदि ओ पी के बहुत नजदीक हो, बहुत नजदीक हो, तो क्या होगा, अगर ये धीरे 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 के यहाँ चले आए तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, या ऐसे ये अगर उसको उठा के धीरे धीरे यहाँ लेके आएंगे तो ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ओ एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 से क्या निकल के आ रहा है, समीकरण 3 और 4 से ओ एफ बराबर है, इसका मतलब सी एफ बराबर पी एफ। अरे ये दोनों बराबर है ना, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 से सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। देखना जरा, सी एफ बराबर पी एफ आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। अब देखो जरा ध्यान से, सी एफ बराबर पी एफ आ रहा है, और अब लिखते हैं पीसी को क्या लिख सकते हैं, अब पीसी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ। क्या लिख सकते हैं, पी एफ और प्लस में सी एफ लिख सकते हैं, ठीक है। पीसी को हमने क्या बताया है, यहां पर देखना जरा ध्यान से कि पीसी बराबर क्या है, आर, पी एफ बराबर क्या है, एफ, और प्लस में पी एफ और सी एफ दोनों बराबर है। तो पी एफ और सी एफ बराबर है, तो पी एफ अगर एफ है तो सी एफ भी क्या होगा, एफ, क्योंकि पी एफ और सी एफ क्या है, पी एफ बराबर क्या है, सी एफ है। अब देखो यहां से आर बराबर क्या हो गया, एफ एफ 2f, और यहां से यदि एफ बराबर लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा, नोट